वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स क्लास 12th में आज हम स्टडी करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम या अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। और अंतःस्रावी तंत्र में हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे वो पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ रहे थे और पीयूष ग्रंथि की संरचना के बारे में हमने लास्ट टाइम डील कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन एवं उनके कार्य। ध्यान दीजिए, पीयूष ग्रंथि है यह आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में। इसकी उत्पत्ति है वो किससे हुई है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसकी उत्पत्ति होती है वो एक्टोडर्म से होती है। तो इस प्रकार से इनकी उत्पत्ति कैसी होगी, एक्टोडर्मल होती हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है इनकी उत्पत्ति कैसी होगी, एक्टोडर्म से उत्पन्न होती है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि यह ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, यह स्मॉलेस्ट ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि शरीर की वो कौन सी ग्रंथि है, तो आप क्या ध्यान देंगे, पीयूष ग्रंथि है, यह शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। तथा आप और ध्यान देंगे तो ये आपको ध्यान रखना है स्पिनोइड अस्थि की एक गुहा उपस्थित होती है, सेला टर्सिका गुहा, उस सेला टर्सिका गुहा में उपस्थित होती हैं। तो पीयूष ग्रंथि होगी वह आपको ध्यान रखना है सेला टर्सिका नामक गुहा होती है जो कि स्पिनोइड अस्थि से बनी होती है। उस स्पिनोइड अस्थि से बनी हुई सेला टर्सिका गुहा होती है, उस गुहा में स्थित होती हैं तथा यह हाइपोथैलेमस के नीचे उपस्थित होती है। तथा आपको ध्यान रखना है कि यह हाइपोथैलेमस होता है उससे इनफंडिबुलम की सहायता से जुड़ी हुई रहती है, कनेक्टेड रहती है। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है पीयूष ग्रंथि होती है उसके दो पिंड होते हैं, एक आपको ध्यान रखना अग्रपाली होती हैं और दूसरी कौन सी पाली होती है, पक्षपाली होती है। तो दो पालियां होती हैं, एक अग्रपाली और दूसरी कौन सी पाली होगी, पक्षपाली होगी। ये सारी चीज़ें मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। अग्रपाली और दूसरी कौन सी होगी, पक्षपाली, दो पालियां उपस्थित होती हैं, इसलिए शॉर्टकट वापस बता रहा हूँ। ध्यान दीजिए, अग्रपाली और पक्षपाली में से अग्रपाली होती है, यह पाली होगी वह 75% भाग का निर्माण करती हैं। और आप ध्यान देंगे अग्रपाली होती है वो 3 भागों से मिलकर के बनी होती हैं। पहला आपको ध्यान रखना है कौन सा भाग होगा, तो आपको इसमें ध्यान रखना है पार्स डिस्टलिस, पार्स ट्यूबुलरिस, और तीसरा आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है पार्स इंटरमीडिया। तो इनमें से जो पार्स ट्यूबुलरिस होता है वो तो कॉलर भाग का निर्माण करेगा, जबकि पार्स इंटरमीडिया उसके द्वारा केवल एक हार्मोन का स्त्राव होता है, मेलनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MHS हार्मोन। और आपको ध्यान रखना है तीसरा भाग पार्स डिस्टलिस जिससे 6 प्रकार के हार्मोनों का स्त्रावण होता है। तो अग्रपाली से कुल 7 प्रकार के हार्मोनों का स्त्रावण होता है, ये हमें ध्यान रखना है। जबकि पक्षपाली होगी उसके द्वारा कोई हार्मोन का संश्लेषण नहीं होता है, परंतु इनके द्वारा 2 हार्मोन स्त्रावित होते हैं, वह आपको ध्यान रखना है ऑक्सीटोसिन और दूसरा आपको ध्यान रखना है एडीएस हार्मोन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे हम एडीएस हार्मोन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कह सकते हैं या इसे हम वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। तो ये इस प्रकार से जो पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली एवं पक्षपाली होती है उनके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन हैं, उन हार्मोनों के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन एवं उनके कार्य। ध्यान दीजिए, पीयूष ग्रंथि के द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं। तो आप देखेंगे पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन, ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन एवं उनके कार्य, हार्मोन एवं उनके कार्य, पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन एवं उनके फंक्शंस कौन कौन से, कार्य कौन कौन से हैं, उस बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ध्यान दीजिए, पहले आप देखेंगे 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहली कौन सी पाली, अग्रपाली, या अग्रपाली को हम क्या कहते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस कहा जाता है। तो अग्रपाली या जिसे हम क्या कहते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं। ध्यान दीजिए, हाइपोफाइसिस हाइपोथैलेमस के नीचे है तो हाइपोफाइसिस, और आपको क्या ध्यान रखना है अग्रभाग, तो उसे हम क्या कहेंगे, एडिनोहाइपोफाइसिस। तो एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित हार्मोन के द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, उनके कार्य क्या है, तो उस बारे हम देखेंगे के द्वारा स्रावित हार्मोन एवं उनके कार्य। तो अब सबसे पहले हम किसके बारे में देखते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस के बारे में। अब ध्यान दीजिए, एडिनोहाइपोफाइसिस होता है उसके द्वारा निम्न प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। उसमें सबसे पहले कौन कौन से हार्मोन है, मैं एक बार नाम बता देता हूँ, आपको पहले भी बता चुका हूँ। पहला आपको जानना है वृद्धि हार्मोन, या जिसे हम क्या कहेंगे, ग्रोथ हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो वृद्धि हार्मोन
या जिसे हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, या इसे सोमेटोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। दूसरा आपको हार्मोन ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है थायरोक्सिन प्रेरक हार्मोन, थायरोक्सिन प्रेरक हार्मोन या थायरोट्रोपिक हार्मोन जिसे हम कहते हैं, ये दूसरा हार्मोन आपको ध्यान रखना है। तीसरा हार्मोन आपको ध्यान रखना है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन आपको ध्यान रखना है, तो आप ध्यान दीजिए गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। और गोनेडोट्रोपिन हार्मोन में भी हम दो हार्मोन पढ़ेंगे, एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में आप ध्यान दीजिए तो आपको ध्यान रखना है ACTS एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। फिर उसके बाद में प्रोलेक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन आपको ध्यान रखना है, प्रोलेक्टिन हार्मोन। और उसके बाद में अगला आपको प्रकार ध्यान रखना है मेलनोसाइट हार्मोन। कौन सा हार्मोन ध्यान रखना है, मेलनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन या मेलनोसाइट हार्मोन, तो ये हमें ध्यान रखना है MHS हार्मोन, मेलनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये इस प्रकार से कुल हार्मोन है वो 7 प्रकार के हार्मोन हैं, वृद्धि हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH हार्मोन, ACTS हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन और मेलनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये सारे हार्मोन हम डिटेल से अग्रपाली से स्रावित होने वाले हार्मोनों के बारे में स्टडी करेंगे। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहला हार्मोन पढ़ रहे हैं वह कौन सा आपको ध्यान रखना है, वृद्धि हार्मोन या जिसे हम क्या कहेंगे ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है। तो पहला आपको ध्यान रखना है वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन को ही हम क्या कहेंगे, ग्रोथ हार्मोन कहेंगे। तो ग्रोथ या वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, और शॉर्ट में हम GH लिखते हैं। तो इस प्रकार से ग्रोथ हार्मोन, या इसे एक और नाम देते हैं वो आपको ध्यान रखना है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी कहा जाता है। देखो सोमेटिक मतलब क्या हुआ, बॉडी यानी कायिक संरचना, और कायिक संरचना को प्रेरित करने वाला हार्मोन होगा उसे हम क्या कहेंगे सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। तो इस प्रकार से इसे हम क्या कहते हैं सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये पहला प्रकार आपको हार्मोन का ध्यान रखना है, वृद्धि हार्मोन। अब वृद्धि हार्मोन है, ये ग्रोथ को प्रेरित करेगा, वृद्धि को प्रेरित करता है। इसका 2 मुख्य कार्य आपको ध्यान रखना है। क्या क्या कार्य ध्यान रखना है, एक तो किस पर प्रभाव डालता है, ये वृद्धि पर। एक किस पर प्रभाव डालेगा, ये वृद्धि पर या ग्रोथ पर प्रभाव डालता है, और दूसरा किस पर, उपापचय पर, उपापचय पर प्रभाव डालता है। तो 2 चीजें आपको मुख्य रूप से ध्यान रखनी है, यानी ये वृद्धि पर एवं किस पर प्रभाव डालता है, उपापचय पर प्रभाव डालता है। यह हमारे शरीर के कोमल एवं कठोर दोनों प्रकार के ऊतकों की वृद्धि को क्या करता है, प्रेरित करता है। आप ध्यान दीजिए, कठोर ऊतकों को भी क्या करता है, यह प्रेरित करता है। और आपको ध्यान रखना है हमारे शरीर के कठोर ऊतक होते हैं उनको भी प्रेरित करता है, और हमारे शरीर के कोमल ऊतक हैं उनकी भी वृद्धि को ये क्या करता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, प्रेरित करता है। तो ये हमारे शरीर के कोमल एवं कठोर दोनों प्रकार के ऊतकों को वृद्धि हेतु प्रेरित करता है। कैसे करता है, किस प्रकार से, तो हमारे शरीर का कठोर ऊतक है वो कौन है, अस्थि, और अस्थि की वृद्धि को ये क्या करता है, प्रेरित करता है। तो पहला आपको ध्यान रखना है अस्थि के वृद्धि को प्रेरित करता है। GH हार्मोन अस्थि के वृद्धि को क्या करता है, तो आपको ध्यान रखना है प्रेरित करता है, इंड्यूस करता है। तो एक तो कार्य ये ध्यान रखना है, यह अस्थियों की वृद्धि को प्रेरित करता है। कोमल ऊतक हमारे शरीर के कौन कौन से होते हैं, तो आप ध्यान दीजिए, पेशियों एवं उपास्थि की वृद्धि को ये प्रेरित करता है। पेशियों एवं उपास्थि होती हैं उनकी वृद्धि को यह क्या करता है, तो आपको ध्यान रखना है पेशियों एवं उपास्थियों की वृद्धि को क्या करता है, यह की वृद्धि को प्रेरित करता है। तो पेशियों एवं पेशियों एवं अस्थियों की वृद्धि को प्रेरित करता है वो कौन सा हार्मोन करता है, तो पेशियों एवं उपास्थियों की वृद्धि को प्रेरित करता है, वृद्धि को प्रेरित करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन सा हार्मोन करेगा, GH हार्मोन करता है। और आप ध्यान दीजिए, GH हार्मोन होता है, यह हार्मोन समसूत्री विभाजन को प्रेरित करता है। कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन को प्रेरित करता है, जिससे संयोजी ऊतकों में वृद्धि होती है। तो ये संयोजी ऊतकों में समसूत्री विभाजन को क्या करता है, प्रेरित करता है। ध्यान दीजिए, ये संयोजी ऊतकों में समसूत्री विभाजन को प्रेरित करता है, समसूत्री विभाजन को प्रेरित करता है। तो समसूत्री विभाजन को ये क्या करता है, प्रेरित करता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो समसूत्री विभाजन को प्रेरित करता है वो कौन सा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन या GH हार्मोन प्रेरित करता है। एवं आपको ध्यान रखना है, यह कोमल ऊतक होते हैं उनके आंतरिक ऊतकों की वृद्धि को भी प्रेरित करता है, जैसे कि यकृत है
इस प्रकार के हमारे शरीर के कोमल ऊतक है उनकी भी वृद्धि को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? तो आप क्या ध्यान दीजिए, वृद्धि हार्मोन प्रेरित करता है। तो वृद्धि हार्मोन के एक कार्य तो आपको कंप्लीट हो गए। वृद्धि ग्रोथ में कार्य करता है, यानी कोमल और कठोर दोनों प्रकार के ऊतक होते हैं, उन ऊतकों की वृद्धि को प्रेरित करता है। जैसे जीएस हार्मोन अस्थि की वृद्धि को प्रेरित करता है, पेशियों उपास्थ्यों की वृद्धि को प्रेरित करता है, तथा जीएस हार्मोन होता है वह संयोजी ऊतकों में समसूत्र विभाजन को प्रेरित करके और संयोजी ऊतकों के निर्माण एवं कुछ आंतरिक ऊतक होते हैं उनकी वृद्धि को प्रेरित करता है तथा ये ऊतक क्षय से बचाता है तथा आपको ध्यान रखना ऊतक क्षय को कम करता है। ये ऊतक क्षय को कम करता है, ऊतक क्षय को क्या करता है? कम करने का कार्य करता है। वो भी कौन सा हार्मोन करता है? वृद्धि हार्मोन करता है। तो एक तो कार्य ये ध्यान रखना है किस पर? वृद्धि पर कार्य क्या करता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है उपापचय पर। ये आपको ध्यान रखना है वसा, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को नियंत्रित करता है। प्रोटीन एवं आपको ध्यान रखना है कार्बोहाइड्रेट के उपापचय पर भी कार्य करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है तीनों के उपापचय पर कार्य करता है। वह कौन सा हार्मोन कार्य करेगा? वृद्धि हार्मोन। कैसे कार्य करता है ध्यान दीजिए। पहला आपको ध्यान रखना है वसा। तो ध्यान दीजिए वसा उपापचय में आप देखेंगे तो वसा ऊतकों में पहला आपको क्या ध्यान रखना है? वसा उपापचय पर क्या प्रभाव डालता है? तो आप ध्यान दीजिए वसा ऊतकों में वसा के ऑक्सीकरण को प्रेरित करता है। वसा या लिपिड के ऑक्सीकरण को ये क्या करता है? वसा या लिपिड के ऑक्सीकरण को बढ़ाता है। ध्यान दीजिए यह वसा के ऑक्सीकरण को क्या, तो यह आप ध्यान दीजिए वसा के ऑक्सीकरण को बढ़ाता है और वसा का ऑक्सीकरण अधिक होगा तो भोजन के अन्य घटक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण कम होता है। तो वसा के ऑक्सीकरण को बढ़ाता है तथा प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण को कम करने का कार्य करता है। तो कार्बोहाइड्रेट में प्रोटीन को कम ऑक्सीकरण होगा और आपको ध्यान रखना है वसा के ऑक्सीकरण को क्या करेगा? बढ़ाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा आप ध्यान दीजिए किस पर कार्य करता है? प्रोटीन उपापचय पर। प्रोटीन उपापचय में आप ध्यान दीजिए तो आपको क्या ध्यान रखना है? प्रोटीन उपापचय में ग्रोथ हार्मोन होता है। वह प्रोटीन के उपापचय में आपको ध्यान रखना है जो एमिनो अम्ल होते हैं उन एमिनो अम्लों की कोशिका के लिए पारगम्यता बढ़ा देता है। कोशिका के लिए पारगम्यता बढ़ा देता है, यानी कोशिका में पारगम्यता बढ़ा देता है। इन एमिनो अम्लों की कोशिका में पारगम्यता है वह क्या कर देता है? यह बढ़ा देता है। अब एमिनो अम्लों की मात्रा अगर कोशिका में अधिक होगी तो अधिक होने से प्रोटीन का अधिक मात्रा में संश्लेषण होगा तथा प्रोटीन का अधिक संश्लेषण होता है। तो प्रोटीन का अधिक मात्रा में संश्लेषण होगा, प्रोटीन का अधिक संश्लेषण होता है तो प्रोटीन के अधिक निर्माण को भी क्या करेगा? यह प्रेरित करता है। तो ये हार्मोन हो गया। वो कौन सा हार्मोन का कार्य आपको ध्यान रखना है? जीएस हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन का। तीसरा किस पर कार्य आपको ध्यान रखना है? कार्बोहाइड्रेट पर। कार्बोहाइड्रेट पर देखो ये ध्यान दीजिए कार्बोहाइड्रेट पर क्या कार्य करता है? तो आप क्या ध्यान देंगे कि यह वसा के ऑक्सीकरण को बढ़ाता है। तो कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण को या ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को कम करता है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को ये क्या करता है? कम करता है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को कम करता है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या करता है? यह कम करता है। और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को कम करने के कारण से ये ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या करता है? कम करता है। और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कम होगा तो जिससे कारण से इस हार्मोन को हम डाईबिटोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इस हार्मोन को हम क्या कहते हैं? डाईबिटोजेनिक हार्मोन भी कहा जाता है। तो इस हार्मोन को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? डाईबिटोजेनिक हार्मोन भी कहा जाता है। किस हार्मोन को आपको ध्यान रखना है? ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है उस हार्मोन को हम अन्य नाम क्या देते हैं? डाईबिटोजेनिक हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि यह जो है वह ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को कम करता है। इसके अतिरिक्त आप ध्यान दीजिए यह थायरोक्सिन एवं इंसुलिन हार्मोन के साथ में वृद्धि को प्रेरित करता है। थायरोक्सिन एवं इंसुलिन हार्मोन के साथ वृद्धि को ये क्या करता है? प्रेरित करता है। तो इनकी क्रियाविधि को भी ये क्या करेगा? बढ़ाएगा। थायरोक्सिन एवं इंसुलिन हार्मोन के साथ वृद्धि को क्या करता है? हार्मोन के साथ वृद्धि को प्रेरित करता है। तो के साथ ये वृद्धि को ग्रोथ को प्रेरित करता है। वह कौन सा वृद्धि प्रेरित करता है? वृद्धि को प्रेरित करता है, इंड्यूस्ड करता है।
वह आपको ध्यान रखना है ग्रोथ हार्मोन। तो ये सारे कार्य आपको किसके ध्यान रखने हैं, ग्रोथ हार्मोन या जिसे हम क्या कहेंगे वृद्धि हार्मोन, इनके कार्य आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान दीजिए जीएच या ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन हार्मोन होता है कि अल्प स्त्रावन से कौन कौन से रोग होते हैं और अति स्त्रावन से कौन कौन से रोग होते हैं। पहले हम देखते हैं अल्प स्त्रावन संबंधी रोग। जीएच के अल्प स्त्रावन संबंधी कौन से रोग होते हैं, तो आप इसमें ध्यान दीजिए अल्प स्त्रावन संबंधी रोग। और जीएच के अल्प स्त्रावन एवं अति स्त्रावन से संबंधित रोगों में आपको ध्यान रखना है अल्प स्त्रावन से रोग होता है जिसे हम बोनापन रोग कहते हैं। कौन सा रोग, बोनापन रोग कहा जाता है। तो बोनापन रोग होगा, यह रोग किसके कारण से होता है, तो आपको ध्यान रखना है ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन होगा, इनके अल्प स्त्रावन के कारण से जो बच्चों में बोनापन रोग हो जाता है, यह हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आप क्या ध्यान दीजिए, बच्चों में अल्प स्त्रावन से, बच्चों में अल्प स्त्रावन से कौन सा रोग हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है अल्प स्त्रावन से बोनापन उत्पन्न हो जाता है। ये कैसे रह जाते हैं, बोने रह जाते हैं। बच्चों में अल्प स्त्रावन से बच्चे कैसे रह जाते हैं, बोने रह जाते हैं, एवं इनमें लैंगिक परिपक्वता देरी से आती है। बच्चे बोने रह जाते हैं और लैंगिक परिपक्वता क्या होती है, इनमें देरी से आती है। और इस प्रकार के बच्चे होते हैं उसे हम मीजेट्स कहते हैं, मीजेट्स कहते हैं। सर्कस वगैरह में काम करते हैं इस प्रकार के लोग, इन्हें हम क्या कहते हैं, मीजेट्स के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार का रोग होता है उसे हम एटियोलियोसिस भी कहते हैं। तो इस प्रकार से एटियोलियोसिस के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस प्रकार के रोग को हम किस नाम से जानते हैं, तो इस प्रकार के रोग को हम एटिलियोसिस भी कहा जाता है। सॉरी, ध्यान रखना है, इस प्रकार के रोग को हम क्या कहेंगे, एटिलियोसिस भी कहते हैं। तो इस प्रकार के रोग को हम अन्य नाम क्या देते हैं, एटिलियोसिस भी कहा जाता है। तो ये एक आपको रोग ध्यान रखना है जो कि अल्प स्त्रावन से संबंधित है। अब ध्यान दीजिए अति स्त्रावन से कौन कौन से रोग होते हैं। तो जीएच के अति स्त्रावन संबंधी रोग, अति स्त्रावन से कौन कौन से रोग होते हैं, अति स्त्रावन संबंधी रोग। अति स्त्रावन से होने वाले रोगों के बारे में आप ध्यान दीजिए। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जीएस या ग्रोथ हार्मोन के अति स्त्रावन से संबंधित रोग होते हैं। उसमें सबसे पहला रोग आपको ध्यान रखना है, वह आप ध्यान दीजिए जिस रोग को हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना महाकायता या अतिकायता या भीम कायता कहते हैं। तो महाकायता या जिसे हम गेंगेटिज्म कहा जाता है। तो इस प्रकार से गिंगेटिज्म या जिसे हम क्या कहेंगे महाकायता या अतिकायता कहते हैं। यह रोग आपको ध्यान रखना है बच्चों में जीएस की अधिकता के कारण से, ग्रोथ हार्मोन की अधिकता के कारण से बच्चों की जो अस्थियां होती हैं, हाथ पैर की अस्थियां, वो अत्यधिक लंबी हो जाती है और अस्थियां लंबी होने के कारण से शरीर अत्यधिक बड़ा एवं मोटा हो जाता है। इस प्रकार की परिस्थिति को हम क्या कहते हैं, महाकायता या गेंगेटिज्म कहा जाता है। तो एक तो रोग आपको ध्यान रखना महाकायता या गेंगेटिज्म। दूसरा आपको ध्यान रखना ये वयस्कों में, मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है वयस्क होते हैं जो कि मध्य अवस्था में होते हैं, उन वयस्कों में अग्रांती कायता रोग होता है। कौन सा रोग होगा, अग्रांती कायता या जिसे एक्रोमेंगली कहते हैं। अग्रांती कायता या जिसे हम क्या कहेंगे, एक्रोमेंगली कहा जाता है। तो इस प्रकार से एक्रोमेंगली या अग्रांती कायता रोग होता है, वह भी किसके कारण से होता है, तो आपको ध्यान रखना है ग्रोथ हार्मोन की वयस्क अवस्था में अधिक मात्रा होने के कारण से जो चेहरे की अस्थियां और जो कसूर की दंड की अस्थियां एवं आपको ध्यान रखना है शरीर की अस्थियां होती हैं वह अत्यधिक बड़ी हो जाती हैं और अस्थियों की मोटाई बढ़ने के कारण से जो शरीर है वह क्रूप या भद्दा हो जाता है। इस प्रकार के रोग को हम अग्रांती कायता या इसे एक्रोमेंगली के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से अग्रांती कायता या एक्रोमेंगली रोग होता है वह भी किसके कारण से होता है, जीएस की अधिकता के कारण से होता है। तो इस प्रकार से ये सारे हार्मोन में पहला हार्मोन हमने पढ़ा है वह ग्रोथ हार्मोन, उनके कार्य एवं उनके द्वारा कौन कौन से प्रभाव होते हैं। तो ये आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम सेकंड प्रकार के हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे और सेकंड हार्मोन हमें कौन सा ध्यान रखना है, वृद्धि हार्मोन के बाद में वह आपको ध्यान रखना है थायरोक्सिन प्रेरक हार्मोन या थायरोट्रोपिन हार्मोन। दूसरा आपको हार्मोन ध्यान रखना है वह कौन सा ध्यान रखना है,
थायरॉक्सिन प्रेरक हार्मोन या थायराइड प्रेरक हार्मोन भी कह सकते हैं। थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करने वाला हार्मोन को हम क्या कहेंगे? थायराइड प्रेरक हार्मोन कहा जाता है या थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है। थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायराइड प्रेरक हार्मोन होता है। इस हार्मोन के बारे में हमें ध्यान रखना है। यह हार्मोन होता है, यह पीयूष ग्रंथि के कौन सी पाली से स्रावित हो रहा है? अग्रपाली से स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली की जो बेसोफिल कोशिकाएं होती है उनसे यह स्रावित होता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान दीजिए, यह किससे स्रावित होता है? अग्रपाली की बेसोफिल कोशिकाओं से स्रावित होता है। ये एक प्रकार का आपको ध्यान रखना है ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है। किस प्रकार का हार्मोन है? ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है। तो इस प्रकार से ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है जो कि पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली की बेसोफिल कोशिकाओं से स्रावित होता है। यह हार्मोन थायरोट्रोपिन मुक्ति कारक से प्रेरित होता है। तो यह हार्मोन थायरोट्रोपिन मुक्ति कारक यानी थायरॉक्सिन रिलीजिंग हार्मोन जिसे हम कहते हैं। तो इस प्रकार से थायरॉक्सिन रिलीजिंग हार्मोन होगा, इस थायरॉक्सिन रिलीजिंग हार्मोन होगा उससे ये प्रेरित होता है। तो इस प्रकार का इसका स्त्राव होगा वो किससे प्रेरित होता है? थायरोट्रोपिन मुक्ति कारक के द्वारा प्रेरित होता है, फैक्टर के द्वारा प्रेरित होता है। यह थायरोट्रोपिन मुक्ति हार्मोन होगा वो किसके द्वारा स्रावित होता है? हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित होता है। तो आप क्या ध्यान दीजिए, इस हार्मोन का स्रावण हाइपोथैलेमस के थायरोट्रोपिन मुक्ति कारक के द्वारा प्रेरित होता है। यह हार्मोन क्या कार्य करता है? तो आप ध्यान दीजिए, यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि की वृद्धि एवं थायरॉक्सिन हार्मोन के स्रावण को नियंत्रित करता है एवं थायरॉक्सिन हार्मोन के स्रावण को नियंत्रित करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन के स्रावण को ये क्या करता है? तो आपको ध्यान रखना है, स्रावण को नियंत्रित करता है। ध्यान दीजिए, यह हार्मोन होता है, यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि की वृद्धि को प्रेरित करता है और उनके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन होता है उसके स्रावण को ये क्या करता है? प्रेरित करता है, नियंत्रित करता है। तो ये आपको कार्य ध्यान रखना है किस हार्मोन का? थायरॉक्सिन प्रेरक हार्मोन के बारे में कि इसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो दूसरा हार्मोन आपको ध्यान रखना है थायरॉक्सिन प्रेरक हार्मोन या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इस प्रकार से थायराइड प्रेरक हार्मोन होगा, उस हार्मोन के बारे में आपको ध्यान रखना है। यानी यह हार्मोन होगा, इसे थायरोट्रोपिक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किस पर नियंत्रित करेगा? थायराइड ग्रंथि के स्रावित हार्मोनों पर नियंत्रण करता है। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान रखना है, दूसरा हमने पढ़ लिया है, जैसे थायरॉक्सिन प्रेरक हार्मोन या थायराइड प्रेरक हार्मोन भी कहा जा सकता है। थायराइड ग्रंथि के प्रेरित करता है हार्मोन को, स्रावण को। अब उसके बाद में तीसरा हार्मोन आपको ध्यान रखना है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। वैसे दो हार्मोन है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, दोनों हार्मोनों को सम्मिलित रूप से हम गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं क्योंकि ये हार्मोन होते हैं, ये हार्मोन जननांगों को उनकी क्रियाविधियों हेतु प्रेरित करता है। जननांगों की वृद्धि एवं जननांगों के द्वारा निर्मित होने वाले युग्मकों के निर्माण एवं निषेचन की क्रिया को प्रेरित करने से संबंधित हार्मोन है। इस कारण से इन हार्मोनों को हम क्या कहते हैं? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहा जाता है। तो आप ध्यान दीजिए, इस प्रकार के हार्मोन गोनेड अर्थात जननांगों को प्रेरित करने वाले हार्मोन हैं, इस कारण से इसे हम गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, आपको ध्यान रखना है। पहला आपको क्या ध्यान रखना है? एफएसएस हार्मोन या जिसे हम क्या कहेंगे? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इस प्रकार से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या जिसे हम किस नाम से जानते हैं, या इसे एक और नाम देते हैं हिंदी में पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। तो ये पुट्टिका प्रेरक हार्मोन या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देखो इसके कार्य आपको सिंपल सा ध्यान रखना है। ये
हमारे युग्मकों के निर्माण को प्रेरित करता है। तो क्लियर हो जाएगा आपको युग्मकों का निर्माण कहाँ होता है, किस प्रकार से होता है। तो यह हार्मोन नर एवं मादा दोनों में स्रावित होता है। यह भी एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है। एफएसएस हार्मोन है, यह भी किस प्रकार का हार्मोन है, एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है जो कि बेसोफिल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। यह नर एवं मादा दोनों में स्रावित होता है। ध्यान दीजिए ये किस प्रकार का हार्मोन है, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है, ये हमें ध्यान रखना है। और पीयूष ग्रंथि के अग्रपालिकी बेसोफिल सेल से स्रावित होता है। तो इस प्रकार से बेसोफिल कोशिकाओं द्वारा यह स्रावित होता है। और आप ध्यान दीजिए ये ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है, यह नर एवं मादा दोनों में स्रावित होता है। नर में भी स्रावित होता है और मादा दोनों में ये क्या होता है, स्रावित होता है। तो नर में भी स्रावित होता है और किस में स्रावित होता है, मादा में भी स्रावित होता है। तो नर में भी स्रावित होगा और साथ में मादा में स्रावित होता है। ध्यान दीजिए ये नर में क्या करता है, नर में शुक्र जनन नलिकाओं की वृद्धि, नर में शुक्र जनन नलिकाओं की वृद्धि, शुक्र जनन नलिकाओं की वृद्धि एवं शुक्र जनन नलिकाओं की वृद्धि एवं शुक्राणु निर्माण की क्रिया को यानी शुक्र जनन को प्रेरित करता है, एवं शुक्र जनन को प्रेरित करता है। शुक्राणु जनन या शुक्र जनन नलिकाओं की वृद्धि एवं शुक्र जनन या जैसे हम शुक्राणु निर्माण कहते हैं, उस शुक्राणु निर्माण की क्रिया को हम क्या करेगा, प्रेरित करता है। तो शुक्राणु निर्माण को यह प्रेरित करता है। ध्यान दीजिए ये शुक्राणु निर्माण एवं शुक्र जनन नलिकाओं को प्रेरित करने का कार्य करता है। दूसरा आप ध्यान दीजिए मादा में यह हार्मोन ग्राफियन पुटिकाओं के निर्माण यानी ग्राफियन पुटिकाओं की वृद्धि, ग्राफियन पुटिकाओं की वृद्धि एवं ग्राफियन पुटिकाओं की वृद्धि यानी ग्राफियन पुटिकाओं की ग्रोथ, ग्राफियन पुटिकाओं की वृद्धि एवं ग्राफियन पुटिकाओं की वृद्धि एवं अंड जनन की क्रिया को, अंड जनन को प्रेरित करता है। तो ध्यान दीजिए अंड जनन को यह क्या करता है, प्रेरित करता है। यह हमें ध्यान रखना है। कौन सा हार्मोन, एफएसएस हार्मोन। तो कार्य आपको याद रह जाएंगे, यानी नर में युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है जिसे हम क्या कहते हैं, शुक्र जनन कहेंगे। इसी प्रकार से मादा में युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है उसे अंड जनन कहते हैं। इसलिए इसे हम युग्मक जनित कारक भी कहा जाता है, इसलिए इसे हम युग्मक जनित कारक भी कहा जाता है। तो इस कारण से इस हार्मोन को हम किस नाम से जानते हैं, युग्मक जनित कारक के नाम से जानते हैं। तो युग्मकों के निर्माण को ये प्रेरित करता है। इसके अतिरिक्त यह हार्मोन होगा वह मादा हार्मोन होते हैं उनके स्रावण को भी प्रेरित करने का कार्य करता है। तो ये तो हो गया किसका कार्य, एफएसएस का। इसका सेकेंड पार्ट है वह कौन सा, ध्यान रखना, एलएच या जिसे हम क्या कहेंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहा जाता है। तो इस प्रकार से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या एलएच हार्मोन को ही एक अन्य नाम देते हैं आईसीएचएस हार्मोन, अंतराली कोशिका स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन। अंतराली या लीडिंग कोशिकाएं होती है मनुष्य के अंदर, अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन भी कहा जाता है। अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन या इसे हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। यह हार्मोन होता है, यह हार्मोन भी नर एवं मादा दोनों में स्रावित होता है। एलएच हार्मोन होगा, यह भी नर एवं मादा दोनों में स्रावित होता है। देखो ध्यान दीजिए मादा में यह हार्मोन क्या कार्य करता है, तो मादा में यह हार्मोन अंडोत्सर्ग की क्रिया को प्रेरित करता है। ग्राफियन पुट्टिकाओं से अंडाणु के निकलने की प्रक्रिया को हम अंडोत्सर्ग कहते हैं। परिपक्व ग्राफियन पुट्टिका से अंडाणु के निष्कासन को ये क्या करती है, प्रेरित करते हैं। अंडाणु के निष्कासन को ये क्या करता है, प्रेरित करता है। अंडाणु के निष्कासन को प्रेरित करता है जिसे हम क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं। अंडाणु के निष्कासन को ये क्या करता है, प्रेरित करता है। तो ये कार्य आपको पहला कार्य ध्यान रखना है, अंडाणु के निष्कासन को ये क्या करेगा, प्रेरित करेगा। अब जब अंडाणु निष्कासित हो गया उसके बाद में जो परिपक्व ग्राफियन पुट्टिका है उसका शेष भाग है वो मिलकर के और कार्पस ल्यूटियम के निर्माण को प्रेरित करता है। तो ये क्या कार्य करेगा, तो आपको क्या ध्यान रखना है, कार्पस ल्यूटियम के निर्माण को भी प्रेरित करता है। तो आप ध्यान दीजिए कार्पस ल्यूटियम के निर्माण को ये प्रेरित करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है,
कार्पस ल्यूटियम के निर्माण को भी प्रेरित करेगा। अंडोत्सर्ग के पश्चात में जो परिपक्व ग्राफीन पुट्टिका का शेष भाग है वह शेष भाग किसका निर्माण करेगा, एक पीले रंग के पिंड का निर्माण करता है जिसे हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। इस कार्पस ल्यूटियम के निर्माण को भी LH हार्मोन प्रेरित करता है। और इस कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होने वाले हार्मोन, कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है। उस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के स्रावण को भी यह प्रेरित करता है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के स्रावण को प्रेरित करेगा जो कि कार्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होता है। तो ये तो मादा में हो गया। इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं, अंड निष्कासन हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अंड निष्कासन हार्मोन या अंडोत्सर्ग हार्मोन कहा जाता है। दूसरा आपको ध्यान रखना, नर में इस हार्मोन को हम क्या कहते हैं, नर में इसे हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना ICHS भी कहते हैं। नर में इसे हम क्या कहते हैं, इंटेस्टियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि यह अंतराली या लेडिंग कोशिकाओं को, अंतराली कोशिकाओं को या जिसे हम क्या कहते हैं लेडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्रावण को प्रेरित करता है। कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्रावण को प्रेरित करता है। तो आप ध्यान दीजिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्रावण को प्रेरित करता है वह कौन सा हार्मोन करता है, LH हार्मोन प्रेरित करता है। तो अंतराली या लेडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावण हेतु प्रेरित करता है। तो स्रावण हेतु यह आपको ध्यान रखना है, प्रेरित करता है। तो आप क्या ध्यान दीजिए, यह हार्मोन होता है, यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्रावण हेतु प्रेरित करता है। तो ये तीसरा प्रकार का हमने हार्मोन देख लिया जिसे हम क्या कहेंगे, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहा जाता है, जिनके हमें कार्य इस प्रकार से ध्यान रखना है। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए अगला फोर्थ प्रकार का, और फोर्थ प्रकार का हार्मोन हमें ध्यान रखना है ACTS हार्मोन। अगला ध्यान दीजिए, और वो कौन सा आपको ध्यान रखना है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन या जिसे हम क्या कहते हैं ACTH हार्मोन भी कहा जाता है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, या शॉर्टकट में इसे हम क्या कहेंगे ACTS हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला हार्मोन जो कि कौन सा हार्मोन है, ACTS हार्मोन है। अब ध्यान दीजिए, ACTS हार्मोन होता है, यह हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है, तो पीयूष ग्रंथि की अग्रपालिकी कॉर्टिकॉफ कोशिकाओं से स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि की अग्रपालिकी कॉर्टिकॉफ कोशिकाओं से स्रावित होता है। अग्रपालिकी कौन सी कोशिकाओं से स्रावित होता है, कॉर्टिकॉफ कोशिकाओं से स्रावित होता है, कॉर्टिकॉफ सेल से स्रावित होता है। ये हमें ध्यान रखना है किस हार्मोन के बारे में, इस एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के बारे में। ध्यान दीजिए, यह एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। किस प्रकार का हार्मोन है, तो आप क्या ध्यान दीजिए, ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, यानी पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। वो कौन सा हार्मोन है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, जो कि 39 एमिनो अम्लों से निर्मित होता है। 39 एमिनो अम्ल मिलकर के और एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का निर्माण करते हैं। यह हार्मोन जो हाइपोथैलेमस है उसके द्वारा स्रावित होने वाले कोर्टिकोट्रोपिक मुक्ति हार्मोन या प्रेरक हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है, तथा यह हार्मोन होगा वह आपको ध्यान रखना है एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग से स्रावित होने वाले हार्मोनों को स्रावण हेतु प्रेरित करता है। तो यह एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग से स्रावित होने वाले हार्मोनों को प्रेरित करता है। भाग से स्रावित होने वाले हार्मोनों के निर्माण को प्रेरित करता है। स्रावित होने वाले हार्मोनों के निर्माण एवं स्रावण को प्रेरित करता है। होने वाले हार्मोनों के स्रावण को प्रेरित करता है। होने वाले हार्मोनों के स्रावण को प्रेरित करता है। हार्मोनों के स्रावण को ये क्या करता है, प्रेरित करता है। ये हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग होता है उससे स्रावित होने वाले हार्मोन है उसके स्रावण को प्रेरित करता है। और उसमें भी मुख्य कौन सा हार्मोन आपको ध्यान रखना है, मैं जब पढ़ाऊंगा तो डिटेल से आपको याद रखाऊंगा।
ध्यान दीजिए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन, उससे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन होता है, वह आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो आपको ध्यान एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन है, वह हार्मोन किस भाग से स्रावित होते हैं, कॉर्टेक्स भाग से स्रावित होते हैं। दो भाग होते हैं एड्रिनल ग्रंथि के, एक भाग कॉर्टेक्स भाग जो बाहर की ओर उपस्थित होता है, भीतर की ओर उपस्थित होता है, जिसे हम मेडुला भाग कहते हैं। और मेडुला भाग होगा वह तो आपको ध्यान रखना है उसकी उत्पत्ति हमने पढ़ी थी पहले। कॉर्टेक्स भाग की उत्पत्ति होती है वह कैसे होती है, मेसोडर्म से होती है, जबकि जो मेडुला भाग होगा उसकी उत्पत्ति होती है वह एक्टोडर्म से होती है। तो इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना है, जो एड्रिनल ग्रंथि होती है उसके कॉर्टेक्स भाग से स्रावित हार्मोनों को प्रेरित करता है, वो कौन सा हार्मोन, ACTH हार्मोन प्रेरित करता है। अब 5th प्रकार का हार्मोन हमें ध्यान रखना है, जिसे हम क्या कहेंगे, प्रोलैक्टिन हार्मोन कहा जाता है, या लैक्टोट्रोपिक हार्मोन भी इसे कहा जाता है, इसे मेमोट्रोपिक हार्मोन भी कहा जाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन को हम क्या कहते हैं, लैक्टोट्रोपिक हार्मोन भी कहा जाता है, दुग्ध स्रावण हार्मोन भी कहा जाता है, मेमोट्रोपिक हार्मोन भी कहा जाता है। यह हार्मोन होगा, यह भी आपको ध्यान रखना है, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। किस प्रकार का हार्मोन है, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, जो कि 180 से 190 एमिनो अम्लों से मिलकर के बना होता है। 180 से 190 एमिनो अम्लों से मिलकर के बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन कहा जाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन है, यह हार्मोन गर्भावस्था में स्तन ग्रंथियों की वृद्धि को प्रेरित करता है। गर्भावस्था में स्तन ग्रंथियों की वृद्धि को ये क्या करता है, स्तन ग्रंथियों की वृद्धि को प्रेरित करता है। स्तन ग्रंथियों की वृद्धि को ये क्या करेगा, प्रेरित करता है, ये हमें ध्यान रखना है। एवं प्रसव के पश्चात दुग्ध स्त्रवण की क्रिया को प्रेरित करता है। प्रसव के पश्चात दुग्ध स्त्रवण को ये क्या करता है, दुग्ध स्त्रावण को एवं संश्लेषण को क्या करता है, प्रेरित करता है। इस कारण से इस हार्मोन को हम क्या कहते हैं, दुग्ध स्त्रावण हार्मोन कहा जाता है। यह दुग्ध निर्माण को प्रेरित करने वाला हार्मोन है, वह कौन सा हार्मोन आपको ध्यान रखना है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन होगा, यह दुग्ध स्त्रावण को स्तन ग्रंथियों की वृद्धि को प्रेरित करता है। तो इस प्रकार से दुग्ध के स्त्रावण को प्रेरित करने वाले हार्मोन का नाम बताइए, तो आपको क्या ध्यान रखना है, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, यह प्रोलैक्टिन हार्मोन होगा वह आपको ध्यान रखना है अन्य हार्मोनों के साथ में क्रिया करके, और जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं उनके साथ क्रिया करके भी जो स्तन ग्रंथियों की वृद्धि होती है उनको प्रेरित करता है। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो प्रसव के पश्चात में जब माता शिशु को दुग्धपान करवाती हैं तो उस समय इसका स्त्रावण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और स्त्रावण बढ़ने के कारण से यह प्रोलैक्टिन हार्मोन होगा, वह हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है उनके लिए संदमक का कार्य करता है, यानी उन हार्मोनों की क्रियाविधि को ये क्या करेगा, रोकेगा। यानी आपको ध्यान रखना है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का दुग्ध पान करते समय अधिक स्त्रावण होने के कारण से जो दुग्ध पान करने वाली माता है उनमें जो हाइपोथैलेमस का स्रावित होने वाला हार्मोन है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि जो हार्मोन होता है ये आपको जनता प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन के स्त्रावण को प्रेरित करता है, इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इनकी मात्रा कम होने से FSH और LSS की मात्रा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इनकी आपको जानना है, इनकी मात्रा FSH और LS की मात्रा कम हो जाएगी। और इनकी मात्रा कम होने के कारण से आपको ध्यान रखना है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन के संदमन होने के कारण से जो अंडोत्सर्ग की क्रियाविधि है वह अंडोत्सर्ग की क्रियाविधि क्या हो जाएगी, रुक जाती हैं कुछ समय के लिए, आपको ध्यान रखना है, रुक जाती हैं। और इस कारण से जो गर्भधारण से बचने की प्रक्रिया है उसका भी एक ये उपाय हो सकता है। तो इस प्रकार से यह हार्मोन आपको ध्यान रखना है, वो कौन सा हार्मोन ध्यान रखना है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब उसके बाद में हम एक हार्मोन और पढ़ लेते हैं, बाकी वाला हार्मोन अगली क्लास में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, मेलनोसाइट हार्मोन अगला आपको जान रखना है, मेलनोसाइट प्रेरक हार्मोन। मेलनोसाइट प्रेरक हार्मोन होता है यह हार्मोन, देखो बाकी वाले सारे हार्मोन है वो तो किससे, पार्स डिस्टलिस से स्त्रावित होते हैं, जबकि ये मेलनोसाइट हार्मोन होता है वह पार्स नर्वोसा से स्त्रावित होता है, पार्स इंटरमीडिया से स्त्रावित होता है। यह पार्स इंटरमीडिया से स्त्रावित होता है, किससे स्त्रावित होता है, पार्स इंटरमीडिया से। इसके कारण से इसे हम क्या कहते हैं,
इंटरमीडियन हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है किस हार्मोन को इंटरमीडियन हार्मोन कहा जाता है, तो आप ध्यान दीजिए मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन को इंटरमीडियन हार्मोन भी कहा जाता है। यह हार्मोन होता है, यह त्वचा के रंग को नियंत्रित करने से संबंधित हार्मोन होता है। यह हार्मोन होगा, यह मेलेनिन कणों के संश्लेषण को प्रेरित करता है और मेलेनिन कणों को यह त्वचा में फैला करके, ध्यान दीजिए, ये मेलेनिन कणों को त्वचा में फैला करके और त्वचा के रंग को गहरा करने से संबंधित हार्मोन है। वह कौन सा हार्मोन है? मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन है। यह मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन होता है। यह हार्मोन हमारी जो पीनियल ग्रंथि में, जब आगे पढ़ाऊंगा पीनियल ग्रंथि, हमारी पीनियल ग्रंथि उसके द्वारा स्रावित मेलेटोनिन हार्मोन होता है। मेलेटोनिन हार्मोन पीनियल ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? मेलेटोनिन हार्मोन। वह मेलेटोनिन हार्मोन होगा, वह मेलेनिन कणों को एकत्रित करके और त्वचा के रंग को हल्का करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से आपका सवाल बन सकता है मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन किस हार्मोन के विपरीत कार्य करता है? तो आप क्या जानेंगे? मेलेटोनिन हार्मोन जो कि पीनियल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है उसके विपरीत कार्य करता है। वह कौन सा हार्मोन करेगा? मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन करता है। इस हार्मोन को हम क्या कहते हैं? इंटरमीडियन हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि यह किसके द्वारा स्रावित होता है? पार्श्व इंटरमीडिया से स्रावित होता है। तो ये इस प्रकार से आपके जो पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन एवं उनके कार्य हमने पढ़ लिए। अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि के पश्चपाली के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।